किस तरह से ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इसके लिए मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान के बीच क्या संबंध है वो जानना सबसे पहले जरूरी है। तो मानव कहाँ रहता है? समाज में रहता है, और उसी समाज से अनेक शास्त्र बनते हैं, और उन शास्त्रों से मानव का क्या संबंध है वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल को हम दो में बांटते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव भूगोल के। अगर हम संबंधों के बारे में बात करें तो इनको दो शाखाओं में बांटकर हम समझ सकते हैं, ठीक है। पहला इसमें आता है हमारा प्राकृतिक और दूसरा आता है हमारा सामाजिक। सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। अब मानव भूगोल का एक सबसे पहले आता है प्राकृतिक। सबको पता है प्राकृतिक क्या होती है, सामाजिक क्या होता है, समाज होता है। साथ में एक शब्द को और भी होना चाहिए कि विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। हम सिंपल बोल तो देते हैं कि सामाजिक विज्ञान है, मानव भूगोल एक विज्ञान है, लेकिन विज्ञान हम क्यों कहते हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो उसके लिए विज्ञान का अर्थ क्या है, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि विज्ञान कहते किसे हैं। तो विज्ञान शब्द को अगर हम कुछ सीमित शब्दों में एक्सप्लेन करें तो विज्ञान के अंतर्गत हम स्टेप बाय स्टेप वस्तुओं को या किसी भी घटना का या हर चीज का अध्ययन क्रमबद्ध रूप में करते हैं। ये नहीं है कि पहले कुछ और पढ़ लिया बाद में कुछ और पढ़ लिया, बीच वाला जब मर्जी है वो पढ़ लिया। ये नहीं कि हम पहला टॉपिक पहले पढ़ लें, लास्ट टॉपिक पहले पढ़ लें और बीच के टॉपिक को बाद में पढ़ें। तो क्या होगा, ना तो पहले टॉपिक का कुछ समझ में आएगा ना लास्ट का आएगा, और बीच वाला तो गया। तो वही चीज कि जब हम किसी चीज के अध्ययन करते हैं तो उसमें अगर हम क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करते हैं तो वो हमारा विज्ञान होता है। और भूगोल में तुम लोगों ने देखा होगा, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हमने जो अध्ययन किया वो स्टेप बाय स्टेप किया था। पहले एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक का लिंक दूसरे से जोड़ते हुए अन्य टॉपिक को पढ़ा था। तो इसलिए भूगोल क्या है, एक विज्ञान भी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप या क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करते हैं। उसमें हम बीच में अगर छोड़ते हैं तो उसमें हमारी समझ के अलग परे हो जाता है, ठीक है। तो मानव भूगोल को हमने दो भागों में बांट के अध्ययन किया, सामाजिक प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा हमारा सामाजिक विज्ञान। इसमें पहला आता है कि मानव भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान में पहला संबंध किससे आता है, गणित से। या सिंपल पूरा लिखे तो मानव भूगोल और गणित। मानव भूगोल में गणित शब्द है कहाँ, ठीक है। तो मानव भूगोल में हम गणना कहाँ करते हैं, गणना करते हैं जब हमें किसी अपने ग्लोब की ज्यामितीय स्थिति पता करनी हो, भौगोलिक स्थिति पता करने के लिए वहां पर कितनी अक्षांश पर है, कितने देशांतर पर है। अगर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं कि हम गणित में क्या क्या चीज पढ़ते हैं, तो इसमें पहला आता है हमारा ज्यामितीय स्थिति। ज्यामितीय स्थिति के बारे में जानते हो? ज्यामितीय स्थिति वो स्थिति होती है जिसमें हम अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। यानी कोई भी देश कितने अक्षांश पर है, कितने देशांतर पर है, अगर हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाती है हमारी ज्यामितीय स्थिति। और मानव किस अक्षांश पर रह रहा है, किस देशांतर पर रह रहा है, वो सब जानने के लिए हमें गणित का प्रयोग
हम अध्ययन गणित के अंतर्गत करते हैं और मानव भूगोल का इन सब चीजों से संबंध होने के कारण गणित से बहुत नजदीकी संबंध माना जाता है कि मानव भूगोल और गणित का बहुत नजदीकी संबंध है। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा मानव भूगोल और सांख्यिकी। पूरा लिखती हूँ, रह गया मानव भूगोल और सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। ठीक है, अब मानव भूगोल का सांख्यिकी या स्टैटिक्स से क्या संबंध है, इसके लिए मानव का विकास कितना हो रहा है, यानी मानव के जो जनसंख्या, मानव का संबंध किससे है, यहाँ पर जनसंख्या से। जनसंख्या में आयु, लिंग, घनत्व, इन सब चीजें के बारे में हम पढ़ते हैं। इससे क्या पता लगता है, विकास पता लगता है कि वो देश कितना विकसित है, और उस विकसित करने के लिए हम आयु, लिंग, घनत्व इन सब का अध्ययन करते हैं। इसमें साथ में हम शिक्षा को भी देखते हैं। अब पूरे देश की जनसंख्या का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उस डाटा को संभालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और उस डाटा को व्यवस्थित, डाटा किसे कहते हैं, जब हम किसी, जैसे जनगणना होती है, जनगणना में एक एक घर जाके हम लोग क्या करते हैं, डाटा लेके आते हैं, यानी हर एक घर से पूछ के आते हैं तुम्हारे घर में क्या, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, बच्चों में कौन पढ़ता है। तो वो डाटा जो होता है, वो जो आकलन है, वो क्या कहलाता है, हमारा डाटा। और डाटा को अब 130 करोड़ जनसंख्या के डाटा को संकलन करना बहुत मुश्किल है, और उसको अगर हम सांख्यिकी विधि से व्यवस्थित करें तो वो हमारा व्यवस्थित ढंग से और पढ़ने योग्य, समझने योग्य हो जाता है। तो इसीलिए मानव भूगोल और सांख्यिकी का संबंध हो जाता है। साथ में तुम लोग जो है प्रैक्टिकल में बनाते हो, ग्राफ बनाते हो, आयु लिंग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ लंब आरेख बनाते हैं, दंड आरेख बनाते हैं, मिश्रित आरेख बनाते हैं। वो सब किससे बनते हैं, वो पहले सांख्यिकी विधि से उसको आकलन किया जाता है, उसके बाद में उनको चित्रों के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। और अगर सांख्यिकी का प्रयोग ना करें तो हमारे डाटा को ना तो हम चित्र रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, और ना ही हम किसी पढ़ने योग्य स्थिति में या समझने योग्य स्थिति में उसको पढ़ सकते हैं। तो मानव भूगोल और सांख्यिकी का संबंध कैसा हो गया, बहुत अधिक हो गया। ठीक है, तीसरा आता है हमारा मानव भूगोल और भौतिकी। अब भौमिकी का अर्थ क्या है, भौमिकी कहते हैं, अगर हम सिंपल भाषा में कहें, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में तो इसे हम भौमिकी ही बोलेंगे, और अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो भौमिकी का होता है हमारी जो संरचना है। क्रस्ट के बारे में बताया क्या आंतरिक संरचना में, तो जो हमारी संरचना है उसमें पर्वत, पठार, मैदान, झील, वो सब संरचनाएं कैसी हैं, क्योंकि जो भी संरचनाएं हैं, अगर मैं इसको बताऊं कि अगर हम किसी देश की विकास के बारे में
पठार और मैदान। ठीक है, और तृतीय संरचना जो बनती है उसमें आते हैं जो हमारे अपक्षय और अपर्दन निक्षेपण से निर्मित स्थिराकृतियां। ठीक है, अब समझ में आ गया ये चीज तुमने पढ़ रखी है। अपक्षय अपर्दन निक्षेपण किससे होता है? नदी के कार्य, हवा के कार्य में पढ़े थे, काश स्थिराकृतियां पढ़ी थी, वो सब किसके अंदर आती है? हमारी इस तृतीय संरचना के अंतर्गत आती है। तो मानव भूगोल में इन सब संरचनाओं का क्या महत्व है? क्योंकि मानव जो भी कार्य करता है वो अपनी जो जिस स्थान पर वो रह रहा है उसकी संरचना के अकॉर्डिंग अपना व्यवसाय चुनता है और उसको अपने विकास के रूप में काम में लेता है। इसीलिए मानव भूगोल और भौतिकी का बहुत अधिक संबंध है। अब अगला पॉइंट आता है, वो आता है हमारा मानव भूगोल और जलवायु। मानव भूगोल और जलवायु का क्या संबंध है? मानव कहाँ रहता है? जहां से कौन सी जलवायु होती है? समजलवायु। यहाँ पे लिखूं मानव निवास। ठीक है, मानव निवास कहाँ अधिक होते हैं? अधिक शब्द में इसलिए भी क्योंकि जनसंख्या इतनी अधिक हो गई है कि मानव अब सुविधाओं के साथ में अपने अन्य चीजों को भी देखता है कि हमें अगर जरूरी नहीं है सभी जलवायु से हो और अन्य सुविधाएं मिलती है तो वहां पर भी रहने लगा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर मानव निवास जो है बताया, इसमें समजलवायु में जहां पर ना तो अधिक गर्मी हो और ना अधिक सर्दी हो, उस जलवायु में मानव रहना अधिक पसंद करता है। और मानव जो भी कार्य करता है, अपने कृषि में बात करते हैं, मानव कृषि करता है तो कृषि में उस जलवायु के अकॉर्डिंग ही वो उत्पादन करता है। जैसे कि अगर हम बात करें फसलें 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ, जायद, तो किस जलवायु में कौन सा अनाज उत्पादन किया जाए, तो उन सब चीजों का अध्ययन भी किसमें होता है? जलवायु में। और जिस जलवायु उसके लिए संकुल होती है वो वहां पर रहना पसंद करता है। अगर तुम लोगों ने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा होगा तो जहां पर समजलवायु होती है वहां पर मानव की या मानव जनसमूह बहुत अधिक पाया जाता है। जहां विषम जलवायु होती है वह मानव समूह बहुत कम मिलते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब आता है हमारा मानव भूगोल और मृदा। अब वो मानव भूगोल और मृदा का क्या संबंध है? ये मैंने यहाँ जलवायु और मृदा दोनों आपस में बहुत संबंधित होते हैं। दोनों का एक दूसरे के बिना विकास संभव नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि जलवायु के अकॉर्डिंग ही कुछ हद तक एक तो मृदा निर्माण में संरचना का हाथ होता है, दूसरा जलवायु का भी बहुत हाथ होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में तटों पर भी काली मृदा भी पाई जाती है, लाल मृदा भी पाई जाती है और पीली मृदा भी पाई जाती है। उसका कारण क्या है? और जो हमारी दोमट मृदा है, जो तटों नदियों द्वारा पाई गई कछारी मिट्टी से बनी हुई है, वो मृदा भी पाई जाती है। जिसका कारण क्या है कि वहाँ की जलवायु, वहाँ पर कैसी जलवायु है वो हमारे मृदा को भी निर्धारित करती है। अच्छी मृदा में अगर कठोर जलवायु आ जाती है तो उसमें भी मृदा पूरी तरह से प्रभावित होती है। जैसे लाल और पीली मृदा कैसे बनती है? वाष्पीकरण के कारण, ताप अधिक होने के कारण उसमें जो केमिकल बनते हैं जिस कारण से मृदा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और मानव भूगोल और मृदा संबंध क्या है? मृदा जैसी होगी मानव भूगोल वैसी ही
तो मानव भूगोल और मानव विज्ञान का कैसे संबंध हो गया? अटूट हुआ नहीं हुआ? क्योंकि मानव क्या है, मानव हमारे हमें पता होना चाहिए ना, हमारा मानव कैसा था पहले, हमारे पूर्वज कैसे थे, तो उन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? मानव विज्ञान में। क्लियर है? अब दूसरा लिखते हैं मानव भूगोल और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का क्या संबंध है मानव भूगोल से? अब आती है कि अगर मानव हो और धन की बात ना करे तो मानव है वो? ये बता, मानव और धन दोनों के बिना कुछ है? मानव के पास धन नहीं है तो परेशान, धन है मानव नहीं है तो परेशान। इसको मैंने जोक में बोला है, अब मैं सीधे बताती हूँ कि जैसे अपने यहाँ विकसित देश विकासशील देश तुमने पढ़ रखे हैं, सब जानते होंगे विकसित देश विकासशील देश क्या है। तो विकसित देश में क्या है, संसाधन बहुत अधिक है। यहाँ हम अर्थशास्त्र में धन से ही नहीं लगा रहे, क्यों? क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल। तो भूगोल में हम अर्थशास्त्र में मतलब हमारा व्यवसाय, हमारा जो कार्य कर रहे हैं वो, हमारे पास संसाधन कितने हैं, इन सबको हम धन के रूप में देखते हैं और उस धन के रूप में मानव का विकास कैसा है वो सबका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। जैसे मैंने कहा विकसित और विकासशील देश, विकसित देश में थोड़ी समस्या क्या है कि उनके पास संसाधन है, मानव नहीं है। विकासशील देश की समस्या क्या है कि उसके पास मानव समूह है लेकिन संसाधनों की कमी है। तो ये सब कहाँ से निकल के आया? ये सब जो थॉट निकल के आया वो कहाँ से निकला? अर्थशास्त्र से, कि मानव और अर्थशास्त्र का क्या संबंध है। ठीक है, मानव क्यों विकसित होते जा रहा है विकसित देशों में? क्योंकि उसके पास संसाधन बहुत अधिक है और उसकी जो ग्रोथ पावर है वो भी बढ़ती ही जा रही है। तो वो सब चीज किसमें पढ़ते हैं हम? अर्थशास्त्र में। क्लियर है? अब आता है मानव भूगोल और समाजशास्त्र। अब इस चीज को समझाने की जरूरत तो है नहीं कि मानव और समाजशास्त्र का क्या संबंध है। क्यों? क्योंकि मानव किसमें रहता है? समाज में रहता है। समाज में रूल क्या है? परिवार होना चाहिए, अपना एक वंशानुक्रम होना चाहिए। और जो चीज हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं कि हमारी जो है संरचना कैसी है, हमारा जो समाज कैसा है, समाज बनता है मानव से, मानव है तो समाज है, समाज है तो मानव है। क्लियर है? ये सिंपल है। दूसरा आता है हमारा मानव भूगोल और इतिहास। इतिहास का क्या संबंध है?